अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले तक टॉपिक में हमने जो है वो नॉन रजिस्टर्ड के इफ़ेक्ट्स के बारे में एक आइडिया ले लिया था और इससे पहले हमने सब देख लिया था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है वो नॉन रजिस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं कि क्या उसके नुकसानात होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि पार्टनर जो है किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो इफ़ उसके कोई अपने राइट्स नहीं दिए जा रहे उसे, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी नहीं दी जा रही या उसको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, तो एज़ अ पार्टनर वो केस नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता एज़ अ पार्टनर, ठीक है। हाँ, एज़ एन इंडिविजुअल कर सकता है कि यार मेरे साथ जो है वो ये गलत हुआ, ऐसे गलत हुआ, वैसे गलत हुआ, ठीक है, लेकिन एज अ पार्टनर नहीं कर सकता। फिर इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एक्सपल्जन लिखा हुआ है। एक्सपल्जन की यहाँ लिखा हुआ है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन जो मीन होता है वो होता है फोर्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, कि फर्म से निकालने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, भाई छोड़ के चले जाओ, प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको क्या कह रहे हैं कि भाई निकलो तुम्हारा हो गया। ऐसी सिचुएशन में भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराई है, ठीक है जी। अनफेथफुल या अनजस्ट के लिए जो है वो आप केस कर सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर नहीं कर सकेंगे। फिर आपके पास आता है पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ एनी सूट अगेंस्ट द फर्म, कि आप किसी दूसरी फर्म के खिलाफ भी कोई केस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड, ठीक है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द थर्ड पर्सन ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक ड्राइवर के साथ कि भाई ऐसा 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 जो है ना वो काम होगा, इफ़ अगर उसने वो काम उस तरीके से अंजाम नहीं दिया तो भी आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। इफ़ एज एन इंडिविजुअल करवाना चाहें फिर वही बात कि आप करा सकते हैं, लेकिन आप एज अ कह लो कंपनी, एज अ फर्म काम नहीं कर सकते, ठीक है, सूट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा जी, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट हेडिंग में, ठीक है, द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। उनको ये इफेक्ट हर सूरत मिलेंगे, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो। सूट फाइल करना किसी सेकंड पर्सन पे या पार्टनर पे ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन वही बात है एज अ फर्म नहीं होगा, वो एज एन इंडिविजुअल ही होगा। फिर है कि राइट ऑफ द पार्टनर टू सू डेजोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि भाई एक शख्स ने फर्म को डेजोल्यूट कर दिया तो बाकियों को जो है वो अपने अकाउंट्स नहीं बता रहा और अपनी चीज़ें नहीं बता रहा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, इस पर भी सूट फाइल हो सकता है कि भाई वो ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है और फलाना कम लेके जा रहा है, इस सिचुएशन में भी सूट फाइल हो सकता है। फिर क्या है आपके पास, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो थर्ड पॉइंट, ब्रिंग टू सूट टू इन्फोर्स राइट। कोई भी राइट को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो एज एन कंपनी काम किया और आपको जो है ना वो अनलॉफुल वे में जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, या आपको जो है वो किसी भी सूरत जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ आप नहीं चल रहे, आपकी कंपनी जो थी वो जिस हिसाब की बनी हुई थी कि आप उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो सेल करते, आप उस पर चले गए इलीगल प्रोडक्ट्स पे, या ट्रेडमार्क जो है वो आपका कॉपी कर लिया गया और आपको उसके फ़ायदे नहीं दिए जा रहे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, कि सबके पास ये पावर होनी चाहिए कि इफ़ अगर कंपनी जो है उसका कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे नहीं मौजूद कंपनी को आगे चलाने के लिए, वो लॉस में चला गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड पर्सन है, जो उसमें दूसरा शख्स है, उसके पास ये राइट है जो इंसॉल्वेंट हो गया है कि उसे पता चले कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसने एसेट क्लेम बनाए हुए हैं वो कितने के हैं, ठीक है, ताकि उस हिसाब से वो क्या कर सके, उस पर रजिस्ट्रेशन और क्लेम और फलाना ढिमकाना जो है वो कर सके। एंड नेक्स्ट यू हैव द राइट ऑफ अ फर्म और पार्टनर्स और फर्म हैविंग नो प्लेस और बिजनेस इन पाकिस्तान, के इफ़ बिजनेसेस को पाकिस्तान में जगह नहीं दी जा रही, इस सिचुएशन में भी वो सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अ सूट और सेट ऑफ नॉट
नॉट एक्सीडिंग ₹100 इन अमाउंट। ठीक है, एक बेसिकली ये एक पुरानी बात है, इसमें वो कोई ऐसी तफसीलन नहीं है। एक सूट जो है वो ख़त्म किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में कि वो 100 अमाउंट के अंदर हो या उससे नीचे जा रही हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सूट है वो नहीं हो पाता, इससे बड़ी अमाउंट होनी चाहिए मिनिमम। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव म्यूचुअल राइट्स और एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अच्छा जो टॉपिक मैं छुड़वा रहा हूँ इसका मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात कि उसकी रेलेवेंसी जो है ना वो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है। अब जैसे ये बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पूरा। ठीक है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये हेडिंग आपको तफसीलन बता रहा हूँ ताकि आप इस पूरे पैराग्राफ की अंग्रेज़ी समझ जाएँ। ठीक है, आपके दिमाग में जो है वो सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि ये इस तरह से बात हो रही है। तो सबसे पहले आपके पास आता है ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के लिए क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो मौजूद है। सबसे पहली हेडिंग आपके पास आती है। अच्छा, ऊपर है म्यूचुअल राइट आपको पता है कि एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम किसी को भी ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट यू हैव ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। ठीक है, आपको अपने लोगों के साथ, अपनी कंपनीज़ के साथ क्या रहना है, फेथफुल रहना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो अपनी कंपनी को जो है धोखा देने की कोशिश करें, अपने पार्टनर्स को धोखा देने की कोशिश करें। ऐसी किसी भी सिचुएशन को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि आप फेथफुल रहें अपने लोगों के साथ। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट। देखिए, आपको अकाउंट जो है वो एज अ पार्टनर इजाज़त होनी चाहिए कि आप कंपनी के अकाउंट्स को जो है वो चेक एंड बैलेंस कर सकें, उनको देख सकें, उनका अमाउंट चेक कर सकें कि पैसे कहीं ज़्यादा गायब तो नहीं हो रहे, कहीं पैसे जो है वो दूसरा पार्टनर गायब तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा। हर तरह से आपके पास इजाज़त होनी चाहिए कि आप बआसानी जो है कंपनी अकाउंट्स को चेक कर सकें, देख सकें। ड्यूटी टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि पार्टनर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा रहे हों, सारी अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए, ज़ाती फ़ायदों के लिए यूज़ कर रहे हों। फिर है ड्यूटी टू एंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। एंडेमनीफाई के मीनिंग्स जो हैं वो हमने चैप्टर 3 में या शायद 2 में जो है वो चैप्टर 2 में जो है वो हमने तफसीलन पढ़े। इंडेमनीफायर का मतलब है कि टू कंपनसेट फॉर लॉस। टू कंपनसेट फॉर लॉस का मतलब है कि अगर आपकी वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है तो आप उसकी भरपाई करें। ठीक है, कि इफ़ आपका कोई लॉस हुआ है एक की वजह से तो दूसरा जो है जिसका नुकसान हुआ है उसे पैसे मिलने चाहिए उसकी तरफ से जिसने वो नुकसान किया है। ठीक है, तो इफ़ अगर किसी पार्टनर की वजह से, किसी पार्टनर की बेवकूफ़ी की वजह से या किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से कंपनी को कोई लॉस हुआ है तो वो पार्टनर जो है उसकी ज़िम्मेदार है कि वो उस लॉस को बेयर करे। ठीक है, और बाकियों को जो है वो कंपनसेट करे उस लॉस को बेयर करने में। नंबर 5 पॉइंट आपके पास आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट। विलफुल ख्वाहिश के साथ, निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज कर देना, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर साहब को जो है ना वो फैक्ट्री में से, मशीन में से जो है वो आवाज़ आ रही थी कि जो है वो कोई जो पीस है उस मशीन का वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मशीन में कड़ 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 आवाज़ आ रही है। उन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया, किसी पार्टनर ने निगलेक्ट कर दिया। उनको बताया गया कि भाई इस तरह जो है ना वो मशीन से आवाज़ आ रही है, लॉस हो सकता है कोई भी, तो उसको रिपेयर करवा लिया जाए, और पार्टनर ने उसे रिपेयर ऑन टाइम नहीं कराया। इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगले 10-15 मिनट में मशीन में लग गई आग, या अगले दिन जो है वो मशीन में लग गई आग। मैनेजर साहब तो बोल देंगे भाई मैंने तो बॉस को बता दिया था, मैंने तो पार्टनर को बता दिया था कि भाई ये इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको देख ले। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई छोड़ो, चल रही है चलने दो। इस सूरत में जल गई। अब इस विलफुल निगलेक्शन की वजह से वो मशीन का तो नुकसान हो गया,
करोड़ों रुपए की मशीन जल गई। अब इस सिचुएशन में कौन उसकी भरपाई करेगा? वही पार्टनर भरपाई करेगा जिसने वो निगलेक्ट किया। अच्छा, फिर 6 पॉइंट है ड्यूटी टू शेयर लॉस। जहाँ आप अच्छे के साथी हैं तो वहाँ बुरे के भी साथी होना चाहिए कि आपके पास अगर फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा भी बेयर करें, आपके पास नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान भी मिलकर बेयर करें, उसी रेशो के हिसाब से जिस रेशो से आप प्रॉफिट हासिल करते हैं। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली विदाउट रीमेन्यूरेशन। रीमेन्यूरेशन मतलब सैलरी वगैरह का जो मामला होता है, जो भी मीटिंग हो, जो भी सैलरी डिसीजन हो, वो सब क्या किया जाए, मिलकर डिसाइड किया जाए। अपने बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ हैं, इनको जो है वो मिलकर डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट यू हैव ड्यूटी टू होल्ड एंड यूज़ प्रॉपर्टी फॉर द फर्म, कि कौन सी जगह पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सा पार्टनर जो है वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो विलफुली अपने पास रखता है, कौन सा पार्टनर है जिसके पास जो है वो इस सब की अथॉरिटी है। तो ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, इसमें क्लियर होनी चाहिए कि कौन उसे प्राइवेटली यूज़ कर सकता है, कौन जो है उस प्रॉपर्टी का जो है वो एज अ पार्टनर, एज अ ओनर यूज़ कर सकता है। तो ये सारी बातें क्या हों, एक दूसरे पार्टनर को पता हों। फिर है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, कि कौन कितना प्रॉफिट लेकर जा रहा है अपनी पोजीशन से, अपने फ़ायदों से, उस बारे में भी जो है वो पता हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई शख्स अपने फ़ायदे की बिना पर जो है वो बाकी सबको लॉस क्रिएट करवा रहा है। ऐसी सिचुएशन से जो है वो बचा जाए। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द फर्म्स बिजनेस, ऐसा ना हो कि आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं आपने अपनी कोई दूसरी फर्म खोली हुई उसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ से जो है वो कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, तौलिए बन रहे हैं, आपने इस कंपनी के जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, आप जो है वो डिलीवर करवा रहे हैं। आपने अपनी भी कंपनी खोल ली अलग से, और क्या करवा रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहा है और आप जो है वो काम करवा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपना ही बिज़नेस, जहाँ आप एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, आपके पास क्योंकि ज़्यादा नॉलेज आ गई है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, एक अपना बिज़नेस क्रिएट कर लें ताकि बाकी पार्टनर्स को क्या होने लग जाए, लॉस। तो ये भी एक ड्यूटी है एक पार्टनर की, वो ऐसा ना करे। फिर है ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज राइट, अपने राइट्स किसी और को असाइन ना करे। ऐसा ना हो पार्टनर जो है वो अपने बेटे को लगा देगा, भाई तुम मेरी जगह काम करो। हमने ये बात पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ी है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा या पुराना पार्टनर जाएगा, ऐसी सिचुएशन में नई डीड बनेगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो नई डीड बनेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी शख्स ला के अपने बेटे को बिठा दे, ठीक है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जहाँ पे शेयर होल्डर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वहाँ ये हो सकता है कि मेरे पास शेयर थे यूनिलीवर के, मैंने अपने बच्चे को दे दिए कि भाई तुम ले लो, भाई को दे दिया, तुम रख लो, ठीक है, क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन किसी भी फर्म में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये ड्यूटीज़ जो हैं वो समझ आ गई होंगी। इफ़ नहीं आई हैं तो आपको पता है, बआसानी आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है राइट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला राइट आता है कि मैनेजमेंट में हिस्सा मिले उसे। ऐसा ना हो कि सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट कर रहे हैं और कोई एक पार्टनर को उसमें हिस्सा ही नहीं लेने दिया जा रहा कि भाई वो फ़लाना फ़ैसला करना है, भाई इससे नहीं पूछना, इससे मशवरा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू बी कंसल्टेटेड, मशवरा हाथ एक दूसरे से ना किए जाएं। पार्टनर्स जो हैं वो एक ही पार्टनर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किया जा रहा है, लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, सब क्या हो रहा है, सब में डिवाइड हो रहा है, लेकिन फ़ैसला जो है वो कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है। So next we have राइट टू एक्सेस टू अकाउंट्स। ये जैसे भी हमने पीछे बात करी है कि उनको अकाउंट्स की सारी चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, अकाउंट्स की डिटेल और अकाउंट्स के बारे में उनको हर चीज़ जो है वो इल्म में हो।
राइट टू शेयर प्रॉफिट, इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर इंडिविजुअल को जो है उनके कैपिटल पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। कैपिटल बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या दिया जा रहा होता है, प्रॉफिट दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट से मीन्स इंटरेस्ट सूद जो होती है वो उनको मिल रही होती है कंपनी की तरफ से कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है इस सूरत में। नेक्स्ट यू हैव राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस, अगर उस इंडिविजुअल ने अपने ज़ाती फंड्स से कोई लोन दिया हुआ है कंपनी को, कोई फंड्स दिए हुए हैं कंपनी को, तो ऐसी सिचुएशन में उसको उसका भी जो है वो इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है या उसके पैसे जो हैं वो रोक लिए गए या खा लिए गए। राइट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिटी के बारे में हमने पढ़ा है, टू कंपनसेट ऑफ लॉस, कंपनसेट किया जाए इफ़ अगर अच्छा इंडेमनिटी है, इंडेमनिफायर नहीं है, इंडेमनिटी है कि ये वो शख्स है जिसका लॉस की भरपाई की जाए। पहले वाले की जिम्मेदारी थी कि वो लॉस की भरपाई करे, इसका लॉस हुआ है, जब इसका लॉस हुआ है तो इसको वो पेमेंट दी जाए जिस पे इसको लॉस हो गया है। नेक्स्ट यू हैव राइट ऑफ जॉइंट ओनरशिप इन द फर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें वो को ओनर हो। ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक ही पार्टनर खा गया या एक ही पार्टनर के नाम रख दी गई। वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सब पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो, ताकि जो है क्या रहे कि बिज़नेस जो है वो सबका है तो फिर सबका ही रहे, ठीक है। ये रिलेशन विद थर्ड पार्टी जो है वो ख़ास नहीं है, थ्योरी ज़्यादा है। आप किसी थर्ड पार्टी से किस तरह से एक रिलेशन बना सकते हैं फर्म का, ये उसके बारे में है। लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म एक्ट्स फॉर द एक्ट ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटी के चक्कर में जो है नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ये बासानी आपको समझ आ जाएगा। मिस्टर एक्स एंड मिस वाई आर पार्टनर्स इन अ क्लॉथ बिजनेस। मिस वाई ऑर्डर्स द in the firm's name on the firm's letter had to be supplied with 2 bags of wheat at her residence, कि उसने अपने घर के लिए क्या मंगाया है, कुछ चावल मंगाए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से राइस लिखा था ना, वीट लिखा है, ठीक है, वीट लिखा है। आटा जो है उन्होंने अपने लिए मंगाया है अपने रेजिडेंस में, अपने घर पे। तो मिस्टर एक्स जो है वो उसके लायबल नहीं होंगे, कंपनी के नाम से मंगाया है लेकिन मिस्टर एक्स उसके लायबल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मंगाया, कंपनी के लिए उन्होंने नहीं मंगाया है। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि आपने अगर अपने घर के लिए सामान मंगाया तो आप पेमेंट करोगे, बाकी क्यों पेमेंट करेंगे आपकी। तो ये इतनी सी बात पे उन्होंने वहाँ से लेके यहाँ तक की लंबी की हुई है, ठीक है। स्टार्ट से इस पूरे ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने इतनी लंबी बातें की हुई हैं, तो इतनी सबको पढ़कर हम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिकन्स्टिट्यूशन दोबारा उसको लॉफुली जो है वो बनाया जाए, कि नई उसमें करारदाद, नई उसमें जो है वो एग्रीमेंट लाया जाए। अगर नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर अपने साथ जो है वो कोई लायबिलिटी भी ला सकता है। नया पार्टनर के से पहले जब कंपनी मौजूद थी तो उस कंपनी में भी कोई लायबिलिटी हो सकती है। तो हर सूरत जो है जब नया पार्टनर आएगा तो पार्टनरशिप डीड नई बनेगी। अच्छा, पार्टनरशिप डीड नई बन गई, नए पार्टनर आने पे, पुराने पार्टनर के जाने के कुछ रीज़न्स बताए गए हैं। पहला क्या है कि वो सबके कॉन्सेंट की वजह से, सबकी ख्वाहिश की वजह से, अपनी मर्ज़ी की वजह से कंपनी छोड़कर जा रहा है, ठीक है भाई, चला जाए। ऐसी सिचुएशन में तब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी। इन द मोड ऑफ प्रोवाइडेड द रिटायरमेंट एग्रीमेंट, कि अगर जो है क्या हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो भी पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाएगी, नया पार्टनर आएगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट है वही ख़त्म हो गया। हमने 2 साल का एग्रीमेंट बनाया हुआ था, कि 2 साल का एग्रीमेंट था, अब वो ख़त्म हो गया, अब नहीं बनाना चाहते हैं, हम नहीं बना लें, कि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, पार्टनर्स ख़त्म हो गए, अब नहीं बनेगी। फिर दूसरा क्या है कि कोई एक इंडिविजुअल क्या हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर मर जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई पार्टनर जो है वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, दिमागी मरीज़ बन जाए, ठीक है, इंसेन हो जाए, इंसेनिटी की कंडीशन में भी जो है क्या हो जाती है, कंपनी डेजलूट हो जाती है कि आपको उस पार्टनर को हटा के किसी दूसरे पार्टनर को जो है वो लाना होता है, ठीक है। अच्छा,
इस वाली कंडीशन में यहाँ मैं बता दूँ कि इफ़ ABC जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने D से जो है वो लोन लिया हुआ है, ठीक है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने D से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, और A बाद में रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो जाता है, लेकिन जब उसके पास पैसे आएंगे तो उसे D को देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो A के इंसॉल्वेंट हो जाने से कंपनी पे पैसे माफ़ हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि A के इंसॉल्वेंट हो जाने की वजह से कंपनी पैसे दे, वो पैसे A को ही देने हैं, ठीक है। अच्छा, कि आपकी जो है आप आपने रिटायरमेंट ले ली, इफ़ आपने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिटायरमेंट के बाद जो लोग नए आ रहे हैं वो क्या करें, आपके नाम पर लोन लेना शुरू कर दें। इसलिए आप क्या कर दें, एक नोटिस जारी कर दें, एक लिख कर दे दें, एक अखबार में डाल दें कि अब मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूँ, ऐसी सिचुएशन में, ताकि बाकी लोग जो है उससे फ़ायदा ना उठा सकें। भाई अगर पार्टनर इस वाले पॉइंट में कि पार्टनर मर जाता है कोई, तो उसके जो सारे लोन्स वगैरह हैं या चीज़ें हैं वो डिसीज़ हो जाती हैं, बाकी पार्टनर जो है उसके लायबल नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी डेथ के बाद। अच्छा, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो मुश्किल से 2 पेज बाकी हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइंड अप कर लेंगे।